हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड मैथ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के साथ अनुपात क्या है। हमें क्या बताना है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। प्रश्न आपका कह रहा है कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है और इस वर्ग का आपका विकर्ण जो है, इसका जो डायगोनल है इस पे भी एक आपका वर्ग बनाया जाता है। तो इन दोनों वर्गों का क्या बताना है, हमें रेशियो अर्थात अनुपात बताना है। तो मान लेते हैं जो आपका पहला वर्ग है इसका साइड क्या है, इसका साइड आपका ए है। तो पहले वाले वर्ग का आपका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया आपका होता है साइड स्क्वायर, तो एरिया आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हम दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वर्ग का भुजा हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका भुजा क्या है, पहले वाले वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो पहले वाले वर्ग का हम विकर्ण निकालें तो इसका वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। तो इसका विकर्ण निकालते हैं तो नए वाले का साइड क्या हो जाएगा, इसका साइड आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2a² हो गया और यहाँ से आपका क्या होगा, 2 बाहर आएगा तो रूट में ही रह जाएगा और a² बाहर आकर a हो जाएगा। तो √2a इसका आपका नया वाला जो विकर्ण से आपका वर्ग बना है इसका आपका साइड हो गया। तो सेकेंड वाला का हम एरिया निकालें तो सेकेंड वाले आपके वर्ग का एरिया क्या होगा, इसका भी साइड स्क्वायर होगा। तो √2a का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो अनुपात हम निकालते हैं तो पहला वाला कितना है, पहले वाले का एरिया आपका a² है, दूसरा का एरिया कितना आया है, 2a² आया है। a² से a² कट जाएगा, अनुपात हमारा कितना आ गया, 1/2 हो गया, अर्थात 1:2 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आपका कह रहा था कि एक क्या है, वर्ग है और वर्ग के विकर्ण से एक नया वर्ग बनाया जाता है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो पहले वाला का भुजा हम कितना मान लिए हैं कि पहले वाला का आपका साइड क्या है, ए है। तो साइड ए है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका साइड स्क्वायर होता है अर्थात भुजा स्क्वायर, तो a² हो गया। दूसरा वाला का हम साइड निकालेंगे तो जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, क्या होता है, जैसे बेस हो गया, हाइपोटेन आपका हाइट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस जो हम निकालते हैं वह क्या होता है, √p² प्लस b² होता है। अंडर रूट आपका p² प्लस b² होता है। तो इसी से हम क्या किए हैं, इसका साइड निकाल लिए हैं। तो दोनों का क्या है, यहाँ पे देखिए p और b दोनों क्या है, यह आपका a है, यह भी सभी साइड क्या है, स्क्वायर का a है। तो a² प्लस c² 2a² हो गया। आपका √2 क्या है, √2 बाहर नहीं आएगा, रूट में ही रह जाएगा 2 और a² क्या होगा, एक इसमें से बाहर आ गया तो a हो गया। यह आपका नए वाले वर्ग का क्या हो गया, भुजा हो गया। तो इसका एरिया हमने निकाल लिया, इसका एरिया निकाला तो 2a² आ गया और दोनों का अनुपात पूछ रहा था तो दोनों को अनुपात कर देंगे। तो a² से a² कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे 2, तो 1/2 अर्थात क्या हुआ, 1:2 हुआ। तो इस तरह का प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, कोई भी आपका आयत का भी इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos a होता है। सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos a होता है। 10a बराबर क्या होता है, तो 10a बराबर आपका होता है साइन a/cos a होता है। क्या होता है, साइन a/cos a होता है। तो सभी फार्मूला को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, cos a बराबर 1, सेक ए का क्या हो जाएगा, 1/cos a हो गया, उसके बाद प्लस है और 10a का क्या हो जाएगा, साइन a/ क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। और साथ में मल्टीप्लाई किसका है, 1 माइनस साइन a का है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कौसे कौसे बटा का यहाँ पे जोड़ कर देंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा,
कॉस ए ही हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका सेम उतर जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और इधर भी आपका क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन ए दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, अर्थात ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप जानते होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन ए इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में क्या हो गया, कॉस ए हो गया। फिर यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ऊपर का आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, और नीचे क्या है, नीचे आपका कॉस ए है। तो स्क्वायर से आपका कॉस ए कट गया, बचा क्या, बचा कॉस ए बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें आपको फार्मूला ध्यान रखना होगा, फार्मूला आपको याद है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या फार्मूला सीखा, हमने फार्मूला सीखा कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। वही रहता कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो इसी फार्मूला को हम क्या किए हैं, सेक ए को आपका साइन कॉस में चेंज करके बना दिए हैं। तो सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए हो गया, टेन ए बराबर क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, और इसको आपका 1 माइनस साइन ए ही रहने दिए हैं। उसके बाद इसका बटा का जोड़ हुआ है तो कॉस ए आ गया है, और ऊपर आपका सेम उतर गया है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए को हम फिर से उतार दिए हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी पे तोड़ेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अपॉन में आपका कॉस ए रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यह फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो गया, और बटा में आपका कॉस ए था, तो कॉस ए से आपका एक ठो कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, एक ठो आपका कॉस ए बचेगा, यही हमारा ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिंदु होता है, अ पॉइंट इज, एक बिंदु क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए बात करें हम एक बिंदु की, तो जैसे एक बिंदु हमने यहाँ पे दिया, तो यह आपका जो पॉइंट है, या इसका डायमेंशन पूछा जाए कि इसका क्या विमीय है, एक विमीय है कि द्विविमीय है कि त्रिविमीय है, या इसमें आपका कोई भी विमा नहीं होता है। तो देखिए इसका हम बात करें तो जो आपका एक पॉइंट होता है यह आपका बीमालेस होता है, इसमें कोई भी आपका डायमेंशन नहीं होता है। तो 1 डायमेंशन भी नहीं होगा, 2 डायमेंशन भी नहीं होगा, 3 डायमेंशन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक बिंदु जो आपका पॉइंट होता है इसमें आपका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। यही आपसे एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका एक पॉइंट है, इससे हम कितनी लाइन को खींच सकते हैं, एक पॉइंट से कितनी लाइन को खींचा जा सकता है। तो एक पॉइंट से हम आपका अनंत रेखाओं को खींच सकते हैं, अर्थात एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि अगर 2 पॉइंट है, इनसे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 पॉइंट से हम केवल आपका एक रेखा खींच सकते हैं। कितना लाइन खींच सकते हैं, तो 2 पॉइंट से हम केवल एक रेखा को खींच सकते हैं, और एक पॉइंट होगा तो एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, अनंत रेखाओं को हम खींच सकते हैं। और एक बिंदु क्या होता है, तो एक बिंदु आपका डायमेंशन लेस होता है, अर्थात बीमाहीन होता है, आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और 18 का लसा आपका कितना है, अर्थात एलसीएम 36 है, और मसा आपका एचसीएफ कितना है, 2 है। तो हमें क्या बताना है, ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड 18 इज 36। 2 नंबर है ए और 18, जिसका एलसीएम कितना है, 36 है, एचसीएफ कितना है, 2 है। तो हमें क्या बताना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला आपका होता है कि मान लेते हैं दो संख्या आपका है, तो यह आपका होता है जैसे दो संख्या है ए और बी है, और इसका मान लेते हैं एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। तो इसके बीच में संबंध होता है, इसका बीच का रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होगा, बराबर होता है।
एलसीएम और एचसीएफ को हम गुना कर दें और दोनों संख्याओं को गुना कर दें तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें देखिए ए का वैल्यू निकालना है, एक संख्या नहीं दिया गया है, दूसरा संख्या आपका दे दिया गया है। वहीं यहाँ पे एचसीएफ का भी मान दिया गया है 2 और एलसीएम का मान भी आपका दे दिया गया है 36। देखिए 18 से इसको कटाएंगे तो कितना से कट जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए आसानी से हम ए का वैल्यू ज्ञात कर लिए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के आपका बराबर होता है। देखिए तो इसमें अगर यहाँ पे दे दे कि दो संख्या दे देगा और एचसीएफ दे दे तो आप एलसीएम निकाल लेंगे। इसमें से कोई भी तीन संख्या दे दे और चौथा पूछे तो आप आसानी से इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को लिखकर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख होगा। हमें क्या बताना है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 विल बी, इसका ग्राफ कैसा होगा यह हमें बताना है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण की हम बात करें तो जो आपका रैखिक समीकरण होता है इसका आपका जो आरेख होता है अर्थात इसका जो ग्राफ होता है यह आपका हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन में होता है। यह क्या होता है, हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन होता है अर्थात आपका हमेशा सरल रेखा रेखा ही आपका होता है। रैखिक समीकरण जो होता है इसका इक्वेशन आपसे पूछा जाए कि रैखिक समीकरण को किस इक्वेशन से लिखा जाता है तो रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह आपका रैखिक समीकरण का क्या होता है, इक्वेशन अर्थात युग्म होता है। तो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दे दिया गया है तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल हमसे पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण का आलेख अर्थात ग्राफ क्या होगा। तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, सरल रेखा में होगा अर्थात स्ट्रेट लाइन में होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यह हमारा मूल बिंदु हो गया, यह आपका एक्स एक्सिस होता है, यह आपका वाई एक्सिस होता है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 दिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारा सरल रेखा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का वैल्यू हम 2 माने तो y का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। तो मान लेते हैं x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, सरल रेखा ही हमें मिलेगा अर्थात स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है अर्थात रैखिक समीकरण होता है इसका ग्राफ जो होगा क्या होगा, हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन में होता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे कि रैखिक समीकरण जो होता है इसका लिखने का तरीका क्या होता है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योग है। हमें क्या बताना है, दो अंकों की आपका सभी विषम संख्याएं अर्थात सभी आपका जो ऑड नंबर है दो दो अंक का उसका हमें योग बताना है। तो दो अंकों का आपका विषम सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा, तो दो अंक आपका स्टार्ट होता है 10 से, लेकिन 10 तो आपका सम है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 11 से। दो अंकों का आपका छोटा विषम संख्या क्या हो गया, 11 हो गया। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99। तो 99 भी आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो हमें बताना है कि 11 से 99 के बीच अर्थात 11 से लेकर 99 तक आपका कितना विषम संख्या होगा और इसका योग कितना होगा यह हमें बताना है। इसका हमें क्या करना है, योग बताना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि योग निकालने का फॉर्मूला देखिए, योग निकालने का यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा जो आपका पहला अंक है अर्थात फर्स्ट टर्म, पहले अंक को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट वाला नंबर लिखेंगे। उसके बाद होता है बटा में आपका क्या होता है, 2 होता है और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टोटल टर्म अर्थात जितना भी आपका टोटल टर्म होगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म आपका 11 है। उसके बाद क्या है, लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म का आपका 99 है, बट्टा में 2 हो गया। अब देखिए टोटल टर्म हमें निकालना है तो टोटल टर्म निकालने का भी आपका फॉर्मूला होता है। टोटल टर्म कैसे निकालते हैं, तो यह निकालते हैं लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपॉन में डी, डी आपका होता है सार्वंतर। तो देखिए
इस संख्या को हम लिखें तो विषम संख्या को लिखेंगे तो 11, 13, 15, 17 इस तरह लिखेंगे। तो 13 में से 11 गया, कितना हुआ? 2 हुआ। तो इसका सार्वंतर कितना हो गया? 2 हो गया। और प्लस में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 9 में से 1 गया तो 88 हो गया अपॉन 2 प्लस 1 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 44 प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया? टोटल टर्म आपका 45 हो गया। तो यहाँ पे वही हमें टोटल टर्म लिखना है। अब इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 110/2 गुना आपका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कटाएंगे तो कितना होगा? 2 से कटाएंगे तो 55 बार में कटेगा, और उसके बाद गुना 45 हो गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 2475। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ भी देखिए, आपको फार्मूला याद रखना है। टोटल टर्म निकालने का भी फार्मूला यहाँ पे हमने बता दिया कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी अर्थात सार्वंतर, और इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। और योग निकालना हो तो इसका भी फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 इंटू टोटल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि घन का आयतन यदि घन का आयतन इतना है तो इसके किनारे की लंबाई हमें बताना है। तो देखिए, घन अर्थात क्या होता है? क्यूब होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तो क्यूब की वॉल्यूम की बात करें तो यह आपका होता है ए क्यू होता है। क्या होता है? ए क्यू होता है। तो वॉल्यूम आपका दे दिया है 1728 बराबर ए क्यू। तो हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1728 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। 1728 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से आपका जाएगा कितना बार में? 2 8 16 हो गया। फिर यहाँ पे 2 छक 12 हो गया, और 2 चौका क्या हो गया? 8 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया। फिर हम लगाएंगे 2 से तो कितना बार में जाएगा? 108 से जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 54 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 27 बार में जाएगा। और 27 क्या होता है? 27 आपका 3 गुना 3 गुना 3 होता है। 3 तिहाई 9 तीन का 27 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 बार आया है, फिर यहाँ पे 2 3 बार है, और यहाँ पे 3 बार आपका क्या है? 3 है। तो ए क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाना है। तो 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 बार आपका 2 आ रहा है। फिर आपका 3 का जोड़ा लगाएंगे तो फिर एक 2 का जोड़ा बन रहा है, और फिर 3 का जोड़ा लगाएंगे तो एक बार क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ 12 होता है। तो हमारा इसका साइड निकल के आ गया। किनारे का लंबाई कितना है? तो ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो ये आपका होता है ए क्यू होता है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित होता है, तो चाप की लंबाई क्या है? यह हमें बताना है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं यह क्या हो गया? वृत्त हो गया। कह रहा है कि इसका जो केंद्र है, इसके केंद्र पे एक एंगल यहाँ पे बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का आपका कोण बन रहा है। और इसका त्रिज्या कितना है? त्रिज्या आपका है 7 सेंटीमीटर। तो यही लंबाई हमसे पूछ रहा है, चाप का लंबाई पूछ रहा है कि जो आपका यह चाप का लंबाई है यह हमें बताना है। तो देखिए, चाप का लंबाई क्या होता है? चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्क कहा जाता है। तो आर्क लेंथ निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। क्या होता है? ये आपका आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। अपॉन में नीचे में कितना है? 360 डिग्री है, इंटू 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर का वैल्यू भी हम लिख देंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 होगा। आर का वैल्यू भी दिया गया है कितना? 7 सेंटीमीटर रेडियस है। अब देखिए, इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 से आपका कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया। यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 6 बार में जाएगा। फिर कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो गया, और 11 दूना 22 हो गया। ऊपर में बचा 11 और नीचे में बच गया 3। इतना ही सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो 11/3 सेंटीमीटर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। तो यह आपका चाप निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? थीटा/360 इंटू
2πr होता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप विशेषकर इसे ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को आप 2 बार सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप इस तरह के सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो आसन कोणों के सम्मुख प्रतिच्छेद करता है। तो एक समांतर चतुर्भुज अर्थात क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी किन्हीं दो आसन कोणों के समद्विभाजक जो होता है वह प्रतिच्छेद करता है। तो आसन कोण जो होता है इसका जो समद्विभाजक होता है इसे कितना डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है यह हमें बताना है। तो आसन कोण जो होता है इसका जो समद्विभाजक होता है यह आपका 90 डिग्री पर क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है क्या होता है, यह मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसका जो आसन कोण होता है, आसन कोण क्या हो गया, यह आपका आसन कोण हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं, तो आसन कोण जो होता है, तो आसन कोणों की बात करें तो आसन कोण का योग आपसे पूछ ले कितना होता है, तो इसका योग आपका हो जाता है 180 डिग्री होता है। और उसके बाद बात करें जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है इसका जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे यह आपका क्या है, यह मान लेते हैं ABCD आपका क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें आपका एंगल A बराबर होगा एंगल C के। उसके बाद आपका बात करें तो एंगल B बराबर होगा एंगल D के। तो समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं और आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जो आपका आसन कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो यह एंगल कितना का बनाता है, तो 90 डिग्री का बनाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसको क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे बात करें जैसे पाई का, तो पाई परिमेय है कि नहीं, तो पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, पाई आपका क्या है, अपरिमेय है। वहीं आपसे पूछ ले 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 22/7 क्या है, यह आपका परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर है। और पाई क्या है, पाई आपका इरेशनल नंबर है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें आपका बच्चे अधिकांशतः फंस जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दशमलव रूप शांत होगा। तो देखिए अपरिमेय जो संख्या होता है इसका दशमलव रूप आपका शांत नहीं होगा, आगे तक बढ़ते जाएगा। जैसे हम एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए लिखते हैं जैसे 1.12 123 1234 12345 12345 से इस तरह बढ़ते जाएगा, यह कभी शांत नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अशांत होता है, लेकिन यहाँ पे शांत दी है, शांत क्या होगा, यह आपका होता है परिमेय संख्या शांत होता है, परिमेय संख्या शांत होता है। ऑप्शन बी है दशमलव रूप अशांत आवृत्ति होता है। देखिए आवृत्ति नहीं होता है, आवृत्ति यह आपका परिमेय संख्या होता है। इसका अपरिमेय संख्या शांत होता है लेकिन आवर्ती नहीं होता है, क्या होता है, अनावर्ती होता है। फिर ऑप्शन सी में दिया गया है कि दशमलव रूप क्या होता है, अशांत भी होता है और अनावर्ती भी होता है। यह बात आपका अपरिमेय संख्या के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि अपरिमेय संख्या अर्थात जो इरेशनल नंबर होते हैं इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है यह आपका अशांत होता है और अनावर्ती होता है अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिफ्टिंग होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि यहाँ पे संख्या देखिए इतना बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताना है। देखिए विभाजित किससे करना है, 4 से, तो आपको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, तो 4 से विभाजिता का नियम होता है कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या जो है 4 से अगर कट जाए तो
पूरी संख्या क्या होगी, तो पूरी संख्या आपका 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, कटेगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। 4 से विभाजित का नियम चेक करने का रूल क्या है कि अंतिम 2 अंकों को, तो इसमें अंतिम 2 अंक क्या है, 33 है, इसमें क्या है 22 है, इसमें क्या है 25 है। तो इतना बड़ा हम डिवाइड नहीं करेंगे, केवल अंतिम 2 अंकों को हम डिवाइड करेंगे और इससे हम आसानी से हम शेषफल हम अर्थात रिमाइंडर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम बात करें तो 4 अट्ठे 32, 4 का टेबल आप 8 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, 1 बचा। इसमें बात करें तो 4 पच्चे 20, 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा। यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ पे बात करें तो 4 छक 24, यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 1। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो शेषफल क्या हो गया, 2 ही हमारा क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आसानी से क्या कर सकते हैं, हम शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे बीच में यहाँ पे प्लस दिया रहता, तो प्लस दिया रहता तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते, प्लस कर देते। तो 2 1 3 1 4 हो जाता। 4 को हम फिर से 4 से डिवाइड करते तो शेषफल वहाँ पे क्या होता, 0 हो जाता। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या है। किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी रेखा अर्थात क्या है कि 2 रेखा हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अर्थात 2 रेखा है जो एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, तो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे एक ही होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फिर यहाँ पे आपका ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया है। यह भी क्वेश्चन आपका 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे कॉट है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बाटा साइन ए होता है। कॉसेक ए है तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 साइन ए होता है। टेन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर 1 कॉस ए होता है। तो इसको भी हम साइन कॉस में चेंज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह आपका होता है कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, माइनस कॉसेक ए को चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस टेन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए अपॉन क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। उसके बाद स्टेक ए की बात करें तो स्टेक ए क्या होता है, 1 आपका कॉस ए होता है। अब देखिए, अब फिर से हम बटा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो देखिए साइन ए होगा तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 से जा साइन ए आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, प्लस में आपका कॉस ए हो गया, और फिर यहाँ पे क्या है, -1 हो गया। फिर इधर हम करेंगे उसी तरह, तो यहाँ पे एलसीएम आपका कॉस ए हो गया, यहाँ पे फिर आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस में आपका क्या है, साइन ए हो गया, प्लस में क्या है, 1 है। अब देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन ए है, कॉस ए है, यहाँ भी साइन ए है, कॉस ए है। तो साइन ए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि लेट साइन ए प्लस कॉस ए, यह समझाने के लिए आपको हम लिख रहे हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए को हम मान लेते हैं एक्स है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 को हम y मान लें तो देखिए x यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x माइनस वाई हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, x प्लस वाई से करना है। तो देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे आपका साइन ए कॉस ए है। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर तोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 साइन ए
2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे दिया है -1 है, और नीचे आपका क्या है, साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यह 1 कट जाएगा -1 से। अब हमारे पास बच क्या जाएगा, केवल बच जाएगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए बच जाएगा। तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कट जाएगा, और हमारे पास केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। यही 2 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आसानी से आप साइन कॉस में चेंज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेन है फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक्स अक्ष के मूल बिंदु से पॉइंट जो दिया है -36 की दूरी निकालना है। तो बात करें हम एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष तो दिया है, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु दे दिया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, 0 0 हो गया, और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, -3 और 6 दिया है। इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यह क्लास 10th का आपका है। किस क्लास का है, तो 10th क्लास का है। तो यह निकालने का फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए इस पर हम बैठा दें इसको, तो -3 -0 हो जाएगा। तो आसानी से इसको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, -3 में से 0 गया तो -3 ही होगा। प्लस आपका क्या हो गया, 6 में से 0 जाएगा तो 6 का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो गया 45 हो गया। तो 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 45 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 9 को हम बाहर निकालेंगे तो इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, और 5 आपका रूट में ही रह जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 3√5 होगा। 3√5 इसमें नहीं दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यह आपका दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके विषम संख्या होते हैं। अर्थात क्या होते हैं, या आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 145 है, तो हमें क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। तो देखिए 5 हम संख्या लें तो 1 2 3 4 5, मान लेते हैं 5 आपका क्या है, यह विषम प्राकृतिक संख्या है, और इसका योग कितना दिया है, 145 आपका इसका योग दिया है। तो देखिए इसको हम बहुत तरीका है इसको निकालने के लिए। तो सबसे सिंपल तरीका हम निकालते हैं, तो हम माध्य निकालने का अर्थात मीन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, तो संख्याओं का योग बाटा संख्या कितना है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें बीच वाला संख्या आसानी से निकल जाएगा। तो टोटल का योग कितना है, 145, और संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इसको कटा देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, और 5 9 45, यहाँ पे 29 आ गया। तो यहाँ पे संख्या क्या हो गई, 29 हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहली संख्या, हमसे पहली संख्या बताना है। तो देखिए विषम संख्या है, और क्या है, रेगुलर है, क्रमागत है, यहाँ पे दिया गया है क्रमागत है। तो 29 के पहले विषम संख्या क्या आएगा, 27 आएगा। 27 के पहले विषम संख्या क्या आएगा, 25 आएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यही आपसे पूछ लेता कि सबसे अधिकतम पूछ लेता तो 29 के बाद 31 आता, 31 के बाद क्या आएगा, 33 आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 145 से आपका आएगा। तो इस तरह आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तथा वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, और कमेंट कर जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।